से समझिएगा मैं कहने क्या जा रहा हूँ। लाइनें तो बहुत पुरानी है, शायद किसी व्यक्ति ने लिखी होंगी, कही होंगी, लेकिन इनको गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुज़दिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुज़दिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। जिस कौम को पड़ जाती है सर झुका के चलने की आदत, उस कौम के सरों पे कभी ताज नहीं होते। मैं इसका मतलब ये आपको 2-4 लाइनों में समझा दूं क्या है। बुलबुल वो लोग हैं देश के अंदर, भाई प्रशासन के लोग भी मेरे सामने बैठे हुए हैं, मेरे उनसे भी कुछ सवाल जवाब रहेंगे, मुझे समझने का प्रयास कीजिएगा, नैनास लेने का प्रयास मत कीजिएगा। हो सकता है आप विभिन्न वर्ग विभिन्न समाज के लोग हों, मेरी आवाज़ दूर तक भी जा रही होगी, वो भी सब समझने का प्रयास कीजिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। बुलबुल इस देश में वो लोग हैं जो चंद पूंजीपति लोग हैं, जिनके हाथ में देश की 95% अर्थव्यवस्था है। अगर इस देश की इनकम 100 रुपए की है तो 95 रुपए उन लोगों के पास है, वो हैं बुलबुल। और हम सब लोग जो हैं जिनका इस देश की खदानों में कोई हिस्सेदारी नहीं है। खदान समझते हैं? मैग्नीशियम की खदानें, हीरे की खदानें, पेट्रोलियम की खदानें, कोयले की खदानें, इस देश में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं है, वो लोग कौन है इस देश में? वो लोग बाज हैं। जो मैंने कहा ना, बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते। लेकिन भारत की व्यवस्था में बुलबुल के पंजों में ही बाज फंसे हुए हैं। यानी इस देश की 95% वो आबादी जो रात दिन मेहनत करती है, रात दिन अपने शरीर को तोड़ करके यहाँ की जल जंगल जमीन को सुधारती है, जो यहाँ ईंटें बनाती है, जो रिक्शा चलाती है, जो छोटी छोटी नौकरियां करती है, जो मेहनत मजदूरी करती है, जो छोटे छोटे व्यापार करते हैं, वो लोग आज चंद पूंजीपतियों के चंगुल में फंसे हुए लोग हैं। कुछ पूंजीपतियों के चंगुल में फंसे हुए हैं और हम ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर देश की व्यवस्था किस ओर प्रभावित होती जा रही है, किस ओर चली जा रही है। सर्वप्रथम बौद्धों की सबसे बड़ी विरासत छत्तीसगढ़ की जन्मभूमि को मेरा नतमस्तक सलूट और प्रणाम है। जय भीम। दूसरा, भारत में शिक्षा को उच्च कोटि का संदेश देने वाले, शिक्षा का उच्च कोटि का संदेश देने वाले सदगुरु घासीदास जी की जन्मभूमि को, उनकी कर्म भूमि को मेरा नतमस्तक और प्रणाम। और अभी जैसे बताया भाई ने हमारे, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ये लाइन यहीं प्रचलित नहीं है। ये लाइन जब मैं दक्षिण भारत में भी जाता हूँ, पूर्वी भारत में जाता हूँ और छत्तीसगढ़ का नाम आ जाता है, तो वो भी बता देते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। बिल्कुल। तथागत गौतम बुद्ध, जिन्होंने देश को मानवता का संदेश दिया, सतगुरु रविदास जी महाराज, जिन्होंने ये कहा, चाहूं ऐसा राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संग बसे रहदास रह पर सब। संत कबीर, गुरु नानक देव, ये ऐसे तमाम संत जिन्होंने भारत की सरजमी पर पैदा होकर के भारत के छूतों के लिए, भारत के उस वर्ग के लिए जो वर्ग यहाँ की मेन स्ट्रीम से पीछे निकला हुआ था, उसके लिए कुछ भी करने का काम किया। ऐसे तमाम संतों को मैं कोटि कोटि नमन और सल्यूट करता हूं। अब मेरा नमन उन क्रांतिकारी सूरवीरों को है जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना योगदान दिया। भगत सिंह, सरदार करतार सिंह कराबा, उधम सिंह, अशफाक उल्लाह खां, बिजली पासी, ऐसे तमाम ना जाने कितने नाम हैं, जिसमें मोस्टली नाम किसी के आते हैं, सबसे पहला नाम किसी का आता है तो 1855 की लड़ाई में 2 लोगों का नाम आता है, जिनका नाम था सिद्धू कानू, जो झारखंड की सरजमी पर रहने वाले थे और जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मात्र इसलिए युद्ध लड़ा था कि उन्होंने अंग्रेजों को अपनी जमीन का लगान देने से मना कर दिया था। तो उन 2 महान क्रांतिकारी सूरवीरों को, जिन्होंने आजादी की लड़ाई का भी गुल फूंक दिया हो और 30,000 लोगों के साथ शहादत दी हो, ऐसे महान लोगों को भी क्रांतिकारी सलूट और नमन करता है। जय भीम। भारत की सरजमी पर जन्मे एक और भगवान, जिनको आज भगवान का दर्जा दिया जाता है, जिनको अगर सही से समझा जाए, सही से माना जाए, तो जो खून नसों में होता है ना, अगर उनको समझ लिया जाए, ये ऑटोमेटिकली उबाल मारता है शोषण के खिलाफ।
जिनका नाम भगवान बिरसा मुंडा है, उनको भी क्रांतिकारी सलूट नमन। अभी 21वीं सदी में जन्मे वो महानायक जिन्होंने यहाँ की महिलाओं के लिए, ये जो मेरी बहनें घूंघट खोले बैठी हैं, कुछ बहनें मेरी यहाँ मेरे बराबर में बैठी हैं, जो माता जो बैठी हुई हैं, या आप लोग या मैं, जिनको अछूत कहा जाता था, जिनके गले में कुछ प्रदेशों में हांडी और पीछे झाड़ू भी लटकाई जाती थी। आज भी कुछ प्रदेश के अंदर देवदासी प्रथा तो खत्म हो गई, लेकिन वहां के कुछ सामंती आज भी देवदासी प्रथा को जिंदा किए हुए हैं, जिस प्रदेश का नाम केरल। उस व्यवस्था को छोड़ देने वाले लोग, जिनमें छत्रपति साहू जी महाराज, फूले साहब, पेरियार साहब, नारायण गुरु साहब, ये सब लोग आते हैं। ऐसे भी महान क्रांतिकारी साथियों को सलूट और नमन करता हूं, किस लिए कि उस समय में जब हमें सोने, खाने, पहनने, ओढ़ने की आजादी नहीं थी, उन्होंने इस मूवमेंट को चलाया। उन्होंने बुद्ध, कबीर, नानक के मूवमेंट को चलाया, उन्होंने गुरु घासीदास जी के मूवमेंट को चलाया, और आज हमें लाकर के एक अहम मुकाम पर खड़ा कर दिया। उन सबको क्रांतिकारी सलूट करना। भारत की व्यवस्था को सुधारने वाले, भारत की महिलाओं को अधिकार देने वाले, भारत के अछूतों को अधिकार देने वाले, मुझ जैसे व्यक्ति को आर्टिकल 19 देने वाले, किस मंच पर खड़ा होकर खूब चीख, खूब दहाड़, सबने लोगों को समझा, ये बताने वाले, भारत को संविधान देने वाले, भारत की बहुत सारी कुप्रथाएं खत्म करने वाले, विश्व में सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी कहे जाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी नतमस्तक होता हूं। क्रांतिकारी अब उस व्यक्ति का भी शुक्रगुजार हूं जिसने भारत के अछूतों को, अछूत शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूं ये समझिएगा सब लोग, ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड नहीं है, अछूत शब्द कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड नहीं है, लेकिन हजारों साल हम अछूत रहे हैं, हजारों साल। जैसे कोरोना आया था ना, अभी भाई ने भाई को, पति से पत्नी को, माँ ने बेटे को छूत बना दिया था, तो वो छूतपन हमारे बुजुर्गों ने हजारों साल झेला है। जब मैं पढ़ता हूं ना इतिहास तो पढ़ा नहीं जाता, इतना दर्द उस इतिहास में है। इसलिए मैं इस अछूत शब्द का प्रयोग करता हूं कि शायद आप लोग भी उस दर्द को महसूस कर सको, अपने हिस्से की एक रोटी का काम आधी रोटी में चला सको, बहुजन मूवमेंट में उस आधी रोटी का योगदान दे सको, इसलिए शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। भारत के अछूतों को राजनीतिक चेतना देने वाले, भारत के अछूतों को राजनीतिक सत्ता का सुख कैसा होता है ये बताने वाले, इस देश की मनुवादी व्यवस्था को हिला देने वाले, वो लोग जो 95% लोग रहे हैं, वो लोग जिनको कोई अधिकार नहीं थे, वो लोग जो संविधान मिलने के बावजूद भी मानसिक गुलाम रहे हैं, उनकी मानसिक गुलामी को दूर करने वाले, हमें राजनीतिक चेतना देने वाले साहब मान्यवर काशीराम साहब को भी क्रांतिकारी सलूट नतमस्तक करना। साथियों, आज छत्तीसगढ़ में हूं, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि यहां से कई हजार किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का एक जिला, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड के बीच में पड़ता हुआ जिला, आज हजारों किलोमीटर दूर अपने परिवार के बीच खड़ा है। एक व्यक्ति वहां से आता है और यहाँ अपने परिवार के बीच खड़ा हो जाता है। वो ही मान सम्मान, वो ही प्रेम, वो ही परिवार जैसा वातावरण यहाँ मिलता है। तो छत्तीसगढ़ के प्रत्येक कार्यकर्ता का, प्रत्येक अम्बेडकरी मिशनरी का, या प्रत्येक उस व्यक्ति का जो समानता की ओर अग्रसर है, जो समान बात करता है, जो देश के प्रत्येक नागरिक को एक समान सोचता है, उन सब साथियों को भी क्रांतिकारी सलूट। अब साथियों, बात कर रहा था सच्चाई की। सच्चाई क्या है ये जान लेना बहुत जरूरी। ये सही है कि भीम आर्मी ने आज भारत के युवा को लड़ने की ताकत दे दी है। जैसे मैं आया, मुझे बताया गया, मैंने पूछा जिस गेस्ट हाउस में रुका था, मैंने कहा भाई ये पास में क्या भैया, ये भी गेस्ट हाउस है? तो हमने कहा यार आपके कमरे में तो मेंढक घूम रहे थे, ये पास वाला कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो इन्होंने बताया भाई एसडीएम साहब ने मना कर दिया, उन्होंने ये कहा कि कोई राजनीतिक पद नहीं है। तो मैं बताता हूँ माननीय एसडीएम साहब को, देखिए आपके पास प्रशासनिक पद है, ये जो चेहरे यहाँ खड़े हुए हैं, ये वादा है अगले 5 से 7 साल के अंदर अंदर इस मंच पर कई विधायक बैठे होंगे मेरे साथ, एक तो एमपी भी बैठा हुआ होगा, और तब आपसे आकर संवैधानिक दायरे में पूरे ठोक करके कहेंगे कि अब ये वाला गेस्ट हाउस चाहिए और ये वीआईपी रूम चाहिए हमें, इसी में रुकेंगे आकर। ठीक है, ये जल्दी किया जाएगा। साहब काशीराम साहब आए बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद,
1956 के बाद साहब काशीराम साहब खड़े हुए, धीरे धीरे 1978 में बामसेफ की स्थापना की। बामसेफ की स्थापना कर करके बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाया, पूरे देश के दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को इकट्ठा किया और कहा कि आप इस देश के शासक वर्ग बन सकते हैं। और भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के अंदर शासक वर्ग बनाने का काम किया, शासक वर्ग बना दिया। और छोटे छोटे शासनकर्ता, कोई छत्तीसगढ़ में, कोई हरियाणा में, कोई पंजाब में, कोई राजस्थान में, कोई केरल में, कोई कर्नाटक में, छोटे छोटे शासनकर्ता जिता दिए साहब काशीराम साहब। लेकिन समय परिवर्तन हुआ, मिशन को कमीशन में बदला गया। कमीशन में जब मिशन बदला तो अन्याय अत्याचार बढ़ते चले गए। बीजेपी की सरकार देश में स्थापित हुई। बीजेपी की सरकार स्थापित होने के बाद दलितों की, आदिवासियों की स्थिति भयानक भव्य हुई। मारना, पीटना, हत्या, बलात्कार स्थापित हुए। अब मैं आपको सन 1972 में लेकर के चलूंगा। सन 1972 के अंदर जब बाबा साहब अम्बेडकर चले गए, बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों के धड़े टूटे। धड़े मतलब अलग अलग व्यवस्था में वो लोग परिवर्तित हुए, लगातार परिवर्तित हुए। तो महाराष्ट्र के अंदर सन 1972 में एक संगठन का जन्म होता है जिसका नाम था दलित पंथ। दलित पंथ का